Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Ajmal Chat and welcome to my class. In this video we are going to discuss AC through inductor. स्टूडेंट आपने प्रीवियस लेक्चर में AC थ्रू कैपेसिटर डिस्कस किया, AC थ्रू रेजिस्टर डिस्कस किया. अब हम बात करते हैं इंडक्टर की. इंडक्टर क्या है? स्टूडेंट आपने देखा कि अगर आप किसी भी कॉइल को, कॉपर वायर को आप टर्न देते हैं तो आपके पास एक इंडक्टर बनता है. ये आप देख रहे हैं इंडक्टर की अलग अलग फॉर्म है कि एक सोलिनॉइड के ऊपर अगर आप कॉपर वायर को आपने वाउंड किया हुआ है तो ये आपके पास एक इंडक्टर है. इसको आप सोलिनॉइड भी कह सकते हो. इसी तरह आप ये एक इंसुलेटर के ऊपर आपने कॉइल्स को टर्न्स किया हुआ है, ये भी एक आपके पास इंडक्टर है. ये भी एक इंडक्टर की फॉर्म है. ये अलग अलग आपके पास इंडक्टर है जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होते हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ क्यों होते हैं? क्योंकि ये कैपेसिटर ये क्या करते हैं, करंट की वैल्यू को मेंटेन्स करते हैं. स्टूडेंट हमने एसी में रजिस्टर यूज़ किया, एसी में हमने कैपेसिटर यूज़ किया, एसी में इंडक्टर यूज़ किया. इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है? इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों बेस्ट है, लेकिन रजिस्टर जो है ये करंट की वैल्यू को मेंटेन तो करता है, अपोज तो करता है, लेकिन पावर को भी कंज्यूम करता है. इसीलिए इंडक्टर और कैपेसिटर ये बेस्ट कंट्रोलर हैं करंट के, क्योंकि ये एनर्जी को यूज़ कम करते हैं. इनकी क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कम होती है. ये करंट की वैल्यू को कम कंज्यूम करते हैं. इसलिए हम इंडक्टर और कैपेसिटर यूज़ करते हैं करंट के, एसी करंट में. अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास इंडक्टर क्या है, इसका रिएक्शन क्या होगा. फिर हम देखेंगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से प्रूव करेंगे एसी वोल्टेज, और आपके पास अल्टरनेट करंट का जो वेव फॉर्म बनेगी और वोल्टेज की जो वेव फॉर्म बनेगी उसको हम डिस्कस करेंगे. अब हम देखते हैं कि कॉइल और सोलिनॉइड वाउंड फॉर्म अ थिक वायर हैविंग अ लार्ज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टर. ये आपके पास स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि आपके पास एक एसी सोर्स है. यहां से आपने क्या किया है, एक इंडक्टर के साथ अटैच कर दिया जिसको आप डिनोट करते हैं एल से. ये एक एसी सोर्स है. यहाँ पे जो करंट की वैल्यू जा रही है वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है. ये करंट की इंस्टेंटेनियस करंट है. स्टूडेंट आपको पता है कि जो इंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस वेरी वेरी लो है. ठीक है, अगर उसकी रेजिस्टेंस वेरी वेरी लो है तो हम उस रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल करेंगे, क्योंकि इसके अगर रेजिस्टेंस कम है तो एनर्जी को कम कंज्यूम करेगा करंट को. उसको हम प्रूव भी करेंगे. तो अब जो करंट की वैल्यू है, सपोज द करंट फ्लोइंग एट एनी इंस्टेंट इन द सर्किट इज गिवन एट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ये आप डिस्कस कर सकें. आई आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट है, आई नॉट आपके पास मैक्सिमम करंट है. साइन ओमेगा टी ये शो कर रहा है कि आपके पास करंट की जो वैल्यू है वो किसी एंगल पे है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, साइनोसॉइडल वेव्स है. अगर हम स्टूडेंट देखते हैं कि इंडक्टर आपके पास, इफ एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, इंडक्टर को आप एल से डिनोट करते हो, द चेंजिंग करंट सेट ऑफ द बैक ईएमएफ इन द कॉइल्स. स्टूडेंट आपने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि अगर आप एसी लूप देते हैं, यहाँ पे एसी करंट देते हैं, तो ये जो आपके पास इंडक्टर है, इंडक्टर्स में कॉइल्स के टर्न्स होते हैं. ये पहला टर्न्स है, ये सेकंड टर्न्स है, ये थर्ड टर्न्स है. इसी तरह अलग अलग लूप्स होते हैं. जब एसी करंट का अब यहाँ से एसी करंट देते हो, ऑन करते हो, पॉजिटिव लूप आता है, क्योंकि एसी करंट ये आप देख रहे हैं ये एसी सोर्स है, इसका ये पहला वाला पॉजिटिव लूप आता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अगर मैं एक एसी करंट का ये पॉजिटिव लूप आता है तो उस वक्त स्टूडेंट क्या होता है, करंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसके अंदर प्रोड्यूस होती है. आप राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हो कि अगर आप इस सोलिनॉइड को हैंड में पकड़े तो आप इसका थंब आपको बता सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके सेंटर में होगी, यूनिफॉर्म में. जब मैक्सिमम करंट आएगा तो इसके अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इस एरिया के अंदर से, ये जो टर्न्स हैं इनके अंदर से पास होंगी तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. अब जैसे ही नेगेटिव लूप आएगा, क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, जब नेगेटिव लूप आएगा करंट का, उस वक्त क्या होगा स्टूडेंट, उस वक्त ये होगा कि फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है. पॉजिटिव लूप आएगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और अगर नेगेटिव लूप आएगा तो फ्लक्स मिनिमम होगा. उस वक्त आप ये कह सकते हो कि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है और फ्लक्स भी चेंज हो रहा है. जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. ये आपने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि इसके अंदर अगर ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, वो ईएमएफ क्या करेगा, जो हमने यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज दिए हैं उस ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा जो इसको अपोज करेगा, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो इंडक्टर क्या करता है, जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो इंडक्टर उसकी वैल्यू को मिनिमम करता है.
फ्लक्स की वैल्यू को, नॉर्थ पोल बना देता है। अगर करंट जो है मिनिमम होता है तो फ्लक्स उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है साउथ पोल बना के। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे ये कह सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो फेराडे लॉ यूज हो रहा है कि जिसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू L डिवाइडेड इनटू डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ये आपने इंडक्टेंस में पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईएमएफ। ये अब इसके अंदर आपने करंट की वैल्यू किस तरह प्रोड्यूस करते हो। ईएमएफ आपके पास ये प्रोड्यूस होता है। एल आपके पास इंडक्टर है, डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा T है कि इसमें अल्टरनेट करंट यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास जी, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो हमने एसी वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी वेव फॉर्म क्या बनती है और आपस में इनका रिएक्शन क्या है, करंट वेव फॉर्म का और वोल्टेज का। ये हमने एक ग्राफ नजर आ रहा है आपको ओ ए, ये आपके पास एक अल्टरनेट करंट का ग्राफ है। यहाँ पे करंट जीरो से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम पॉइंट से जा रहा है और ये एक वेव फॉर्म बना रहा है, इसकी ये फ्रीक्वेंसी की वेव है। और उसके बाद वोल्टेज जो है आपके पास यहाँ मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, ये वोल्टेज का ग्राफ है, उसका एक एसी वोल्टेज है। अब स्टूडेंट हम इसको कहते हैं कि हमारे पास दो वैल्यू ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, करंट जो चेंज हो रहा है, इज गिवन बाय द IT स्लोप। IT स्लोप क्या होता है कि हम करंट को ले रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और टाइम को आप ले रहे हैं अलोंग टी। तो इसके करंट के साथ जो है टाइम की जो वेव फॉर्म चेंज हो रही है, जो वैल्यू चेंज हो रही है, उसको हम ले रहे हैं। एट O द वैल्यू ऑफ द स्लोप इज मैक्सिमम। स्टूडेंट स्लोप मैक्सिमम क्या होता है जरा देखें। ये मैंने एक एक्स वाई कंपोनेंट लिए हैं जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन ये आपको पास मैक्सिमम स्लोप को शो करती है। तो इसीलिए करंट की जो स्लोप है O पे, ये मैक्सिमम स्लोप है करंट की, और ये एक मिनिमम स्लोप है। अगर आप हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं, हॉरिजेंटल किस जगह पे ले सकते हैं कि टेंजेंट लेते होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप हॉरिजेंटल लेंगे, टेंजेंट लेंगे तो एक हॉरिजेंटल होगा, तो यहाँ पे करंट की स्लोप मिनिमम होगी। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप लेंगे तो यहाँ पे करंट की स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे करंट की स्लोप मैक्सिमम तो होगी और लेकिन जो है मिनिमम होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे भी करंट की स्लोप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज V0। स्टूडेंट अगर आपके पास करंट की वैल्यू स्लोप जो है अगर मैक्सिमम है तो वोल्टेज आपके पास मैक्सिमम होगा। यहाँ पे अगर चेक करें करंट की स्लोप मिनिमम है तो वोल्टेज मिनिमम है, ठीक है। यहाँ पे चेक करें करंट की स्लोप नेगेटिव है तो करंट जो है वोल्टेज है ये नेगेटिव फॉर्म में है। तो यहाँ से ये शो हो रहा है स्लोप से कि अगर करंट जीरो है वोल्टेज मैक्सिमम है। करंट जीरो एंगल पे जीरो है और वोल्टेज उस वक्त 90 एंगल पे मैक्सिमम है। तो इसका मतलब करंट और वोल्टेज एक दूसरे के पास लीडिंग, इनके दरमियान फेज डिफरेंस है। कितना फेज डिफरेंस है, करंट में जीरो है और वोल्टेज, करंट पीछे है और वोल्टेज आपके पास 90 एंगल आगे है। तो इनके दरमियान में फेज डिफरेंस जो है वो 90 है। उसको हम फेजर डायग्राम में देखेंगे। From O to A, the slope of IT graph decrease to 0. The value decrease from V0 to 0 at Q. इसी तरह स्टूडेंट अगर आप OA से बात करें, यहाँ पे स्लोप मैंने जैसे बताया था कि स्लोप आपके पास ये डिपेंड करती है कि करंट की स्लोप यहाँ पे मैक्सिमम थी क्योंकि इस हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में, तो आपके पास वोल्टेज मैक्सिमम था। यहाँ पे स्लोप करंट की मिनिमम है तो आपके पास वोल्टेज मिनिमम है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे की बात कर रहा है अलग अलग कि हर स्टेप के ऊपर इसकी स्लोप मिनिमम, नेगेटिव और डिक्रीज होती है। फ्रॉम O to A द स्लोप ऑफ IT ग्राफ डिक्रीज टू 0, सो द वोल्टेज डिक्रीज फ्रॉम V0 टू 0। ये आप देख सकते हैं फिगर में। फ्रॉम A to B द स्लोप ऑफ IT ग्राफ इज नेगेटिव। A से B की बात करें तो आपके पास जो इसकी स्लोप है वो नेगेटिव हो जाती है, तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू क्या आती है, QR आती है, जो कि नेगेटिव फॉर्म में होती है। इसी तरह इन दिस वे द वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व PQRST। वोल्टेज जो है ये आपके पास किससे आप डिनोट कर रहे हो, उसको आप डिनोट कर रहे हो PQRST, ये वाली वेव फॉर्म से, PQRST। और करंट कैसे डिनोट कर रहे हो, OAB और उसके बाद C and D से। ओके स्टूडेंट, स्लोप को आप इस तरह भी डिस्कस कर सकते हो कि ये आपके पास अगर वोल्टेज है यहाँ पे, तो ज़रा यहाँ पे देखें, शुरू में स्लोप मैक्सिमम थी करंट की, वोल्टेज मैक्सिमम था। स्लोप यहाँ पे करंट वोल्टेज जीरो है, करंट की स्लोप है जीरो है, तो आपके पास
वोल्टेज भी ज़ीरो है। यहाँ पे बात करें आपके पास करंट स्लोप मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव है और वोल्टेज भी मैक्सिमम और नेगेटिव है। अगर यहाँ की बात करें आपके पास तो करंट की स्लोप फिर ज़ीरो हो गई है तो वोल्टेज भी ज़ीरो हो रहा है। ओके, ये आपके पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि वेक्टोरियल फॉर्म क्या होता है। वेक्टोरियल फॉर्म या इसको आप फेजर डायग्राम भी कहते हैं करंट और वोल्टेज की। प्रीवियस लेक्चर में आपने स्टूडेंट स्टडी किया था ना, करंट और वोल्टेज का आपस में डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस। कैपेसिटर रेजिस्टर में आपने देखा था जीरो फेज डिफरेंस होता था, आई और वी पैरेलल थे। कैपेसिटर में आपने देखा था वी करंट आगे था और वोल्टेज पीछे था, तो इस करंट लीड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन एसी थ्रू इंडक्टर वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय 90 और पाई बाय 2। वोल्टेज यहाँ पे करंट से लीड कर रहा है 90 के एंगल पे। ओके, अब स्टूडेंट हम जरा देखते हैं कि हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ क्या है कि करंट लैगिंग पे है और वोल्टेज लीड कर रहा है 90 एंगल। तो हमने करंट की वैल्यू पढ़ी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज की ये वाली वैल्यू है कि आपने जब करंट EMF प्रोड्यूस हुई थी ड्यू टू इंड्यूस करंट, वो आपके पास आई थी E इज इक्वल टू एल डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी, शुरू में पढ़ा था आपने। लेकिन अगर आप उतना ही वोल्टेज देते हैं अप्लाइड वोल्टेज तो आपके पास वैल्यू आती है V इज इक्वल टू एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अब क्या होगा स्टूडेंट, आपने देखना है कि यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है डेल्टा आई की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास V की वैल्यू क्या बन जाएगी, V इज इक्वल टू एल डेल्टा आई की वैल्यू की जगह पे ये वैल्यू पुट किया आई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ से जो चीज़ कांस्टेंट उसको बाहर ले लो, L इंडक्टर है, इंडक्टेंस है कैपेसिटर की, इंडक्टर की, इसको बाहर ले लिया। आई नॉट ये मैक्सिमम करंट है, ये भी कांस्टेंट होता है, इसको भी बाहर ले लिया। अंदर क्या रह गया, डेल्टा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी रह गया। इसके ये जो वोल्टेज है इस पर डिपेंड कर रहा है, ये एक साइन वेव की फॉर्म में है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसका क्या चीज़ शो हो रही है, ये डेल्टा साइन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसका मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव है साइन ओमेगा टी का। मैथ में आपने सेकंड ईयर मैथ में आपने डेरिवेटिव स्टडी किया कि अगर आप साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है, कॉस ओमेगा टी आता है। और आगे ओमेगा टी का भी आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास ओमेगा आता है जिसको आपने शुरू में मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारा जो है ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव है। ओके, अब जरा जो हमारे पास कॉस ओमेगा टी है ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है, एक प्रॉपर्टी है, वो इक्वल होता है साइन 90 प्लस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी की जगह पे पुट कर दे साइन 90 प्लस ओमेगा टी। अब स्टूडेंट हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है एल आई नॉट ओमेगा, ये हमारे पास इक्वल है मैक्सिमम वोल्टेज के एल आई नॉट ओमेगा पे। ये हमारे पास इक्वल है मैक्सिमम वोल्टेज के, उसको हम वी नॉट की जगह पुट कर दी। इसका प्रूफ देखना है तो आपके पास ये इसका प्रूफ है कि वी नॉट इज इक्वल टू एल नॉट ओमेगा के इक्वल है। ओके, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करिए। अब हमारे पास नई इक्वेशन आ गई है वोल्टेज की, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू क्या थी, I इज इक्वल टू आई 90 साइन ओमेगा टी। अब हम ओमेगा टी की वैल्यू नेक्स्ट स्लाइड में पुट करते हैं तो हमारे पास इसका इक्वेशन आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी लीडिंग और कौन सी लैडिंग कर रही है। मैथमेटिकल प्रूफ है इसका जी। ये हमारे पास अभी अपनी इक्वेशन निकाल लिया, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू आपके पास I इज इक्वल टू आई 9 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी की वैल्यू जीरो पुट करें जी दोनों में, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 90 साइन 90 बन जाएगा, क्योंकि ओमेगा टी जीरो हो जाएगा। तो साइन 90 किसके इक्वल होता है जी स्टूडेंट, 1 के। तो V इज इक्वल टू वी नॉट आ जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम स्टार्टिंग में जब करंट जीरो टी टाइम जीरो था, जहाँ पे अगर टाइम आपके पास आता है जीरो तो यहाँ पे अगर जीरो पुट करते हैं तो साइन जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये आप ग्राफ को प्रूव कर रहे हो। इसी तरह अगर आप बात करते हैं ओमेगा टी की, ओमेगा टी 90 पुट करो, 90 पुट करेंगे तो फिर 90 90 180 हो जाएगा, साइन 180 जीरो होता है तो वोल्टेज यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और करंट आपके पास यहाँ पे साइन 90 पुट करो तो आपके करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरह आगे स्टूडेंट वैल्यू पुट करते जाएं आप 180 270 360, तो आप देखेंगे ये वाला बिहेव कि आपके पास कि शुरू में वोल्टेज मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम तो आपके पास मैक्सिमम, और करंट उस वक्त जीरो तो करंट की ये वाली वेव करंट जीरो। तो इसी तरह ये बिहेव आपको शो करेगा। ये आपके पास एक मैथमेटिकल प्रूफ था। ओके, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की। ये एक रेजिस्टेंस है जो मेजर करती है ऑपोजिशन को इंडक्टेंस की। इट इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस कॉइल टू द फ्लो ऑफ एसी करंट। एसी करंट जो फ्लो कर रहा है उसको अपोज करती है, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये समझ लो एक रेजिस्टेंस है, इसका सिंबल है Lx, इसे आप डिनोट करते हैं। इसकी इक्वेशन क्या निकाली थी आपने, XL इज इक्वल टू वी रूट मीन डिवाइडेड बाय आई रूट मीन स्क्वायर। जो आपके पास V रूट मीन है ये वोल्टेज अल्टरनेट वोल्टेज है, और I आपके पास
अल्टरनेट करंट है। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज ओहम। इसका यूनिट स्टूडेंट आपके पास ओहम है, जिस तरह क्योंकि एक रेजिस्टेंस है तो लिहाजा इसका यूनिट्स ओहम है। तो इसको हम जरा आगे मजीद डिस्कस करते हैं, इसको प्रूव कैसे किया जाता है। द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन XC इज इक्वल टू 2πfl। इससे भी स्टूडेंट हम इसको डिनोट करते हैं, तो आपके पास 2πfl किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा L के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब इसको जरा हम मजीद प्रूव करते हैं कि आपने स्टूडेंट अभी जो आपने इंडक्टेंस की इक्वेशन निकाली थी XL इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, ठीक है। V रूट मीन की वैल्यू आपने ये अभी पीछे मैथमेटिकल फॉर्म में हमने डिस्कस की थी, LI ओमेगा नॉट के इक्वल होती है। LI रूट मीन ओमेगा के इक्वल होती है V नॉट। तो इसकी जगह पे आप V रूट मीन की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट कर ली LI ओमेगा। तो इसकी जगह पे आपने I से कैंसिल कर दो, आपके पास आ जाएगा ओमेगा L बच जाएगा। ओमेगा L को 2πfl भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब हम जरा देखते हैं कि चोक क्या है। चोक आप ये कह सकते हो सिंपली कि करंट को मेंटेन करने वाली डिवाइस है। तो आप इंडक्टर को एज ए चोक पे यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो इंडक्टर है वो एनर्जी को कम लॉस करता है, एनर्जी को कम, उसकी पावर को कम डिसिपेट करता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। उसकी वजह क्या है, जैसे ही वोल्टेज और करंट मैक्सिमम होता है तो हमारा इंडक्टर करंट को स्टोर करता है उस वक्त, और जैसे ही वोल्टेज और करंट मिनिमम होता है तो हमारा जो इंडक्टर है उस करंट को यूज करता है उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडक्टर जो है बगैर एनर्जी कंज्यूम किए करंट को कंट्रोल कर रहा है। एन इंड्यूस इंडक्टर कॉइल डज नॉट कंज्यूम एनर्जी एंड इज ऑफन यूज्ड टू कंट्रोल AC विदाउट द कंजप्शन ऑफ एनर्जी, सच एज एन इंडक्टेंस कॉइल इज कॉल्ड चोक। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।